हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसलिए इससे पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने नंबर सिस्टम चैप्टर को ख़त्म कर लिया था। तो आज उसी के बेसिस पर हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन है मेरा पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पिछले साल ये सब क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, बिहार डीएल एंड मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है क्या, नंबर सिस्टम, उसका क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखिए, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसका क्या थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए, इसे पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति चैप्टर को क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। आज हम लोग को सवाल करना है। देखिए, सवाल करने से पहले आप लोग एक काम करिएगा कि कभी भी आप लोग सवाल करने चलिएगा ना, तो सबसे पहले इससे पहले जो आप लोग पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। यानी कि जो थ्योरी है उसको आप लोग एक बार पढ़ के आइएगा, और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज करके तभी आप लोग क्लास में आइएगा क्वेश्चन करने के लिए। इससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है और फार्मूला याद रहता है, तो क्या क्वेश्चन भी बहुत आसानी से यानी मक्खन की तरह बनते चल जाता है। तो हम लोग पहले सबसे पहले जो थ्योरी पढ़े थे नंबर सिस्टम के बारे में उसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, मतलब वैसी संख्या गिनती की जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इनफाइनाइट, यानी कि जितना भी गिनती वाली संख्या है वो क्या हो जाएगा, मेरा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। समझ गया, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद मेरा अगला क्या है, उसके बाद मेरा अगला है होल नंबर। अब देखिए, ये होल नंबर क्या होता है, होल का मतलब क्या होता है, होल का मतलब होता है पूरा यानी कि पूर्ण। अब देखिए, वैसी संख्या जिसमें क्या जीरो ऐड हो जाए, यानी कि जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर अगर हो जाए तो इसमें क्या होगा, मेरा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। मेरे गिनती वाली संख्या में अगर जीरो ऐड हो जाए तो वो मेरा क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद अगला देखिए, अगला है मेरे पास क्या, अगला है मेरे पास इवन नंबर। अब देखिए, इवन नंबर का मतलब क्या होता है, इवन मतलब क्या होता है, सम, यानी कि वैसी संख्या जो क्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब कि वैसी संख्या जो क्या दो से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। जैसे कि मेरा क्या हो गया, 2 4 6 8 10, ये सब क्या हो गया मेरा पूर्ण संख्या, मतलब सॉरी, ये सब क्या हो गया मेरा सम संख्या यानी कि इवन नंबर। अब नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट मेरा हो जाता है ऑड नंबर। तो देखिए, ऑड मतलब क्या होता है, ऑड मतलब विषम संख्या, मतलब वैसी संख्या जो दो से ना कटे उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग कहेंगे ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। जैसे कि क्या हो गया इसमें, 3 6 9, ये सब क्या हो गया मेरा, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 11, मतलब वैसी संख्या जो दो से ना कटे उसे हम लोग क्या कहेंगे, और नंबर। उसके बाद आगे देखिए, आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा, आगे हम लोगों ने पढ़ा प्राइम नंबर, मतलब कि भाज्य संख्या। आप देखिए, प्राइम नंबर क्या होता है, बताइए प्राइम नंबर क्या होता है, मतलब वैसी संख्या जिसका क्या मोर देन टू फैक्टर, इसका क्या है दो फैक्टर हो। पहला फैक्टर क्या हो, 1 एंड अदर इटसेल्फ, अदर
इंटेंशन, यानी कि वैसी संख्या जिसका क्या 2 फैक्टर हो। पहला फैक्टर क्या हो? एक तो 1 हो और एक क्या हो? अपने आप। जैसा कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखिए आप लोग। अच्छा ये 3 बताइए, 3 कैसा नंबर है? 3 को अगर हम लोग फैक्टराइज़ करने चले तो किसके कटेगा? एक 1 से कटे हुआ है, एक और क्या अपने आप से। यानी कि इसका 2 फैक्टर है, एक 1 है और क्या है एक अपने आप है। और एग्ज़ाम्पल लें हम लोग, यहाँ पे देखिए अगर हम इसमें 4 लेंगे, तो देखिए 4 के कितने फैक्टर होते हैं? पहला तो 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या? उसके बाद 2, तो उसके बाद 4। यहाँ पे देखिए इस केस में क्या 4 का 3 फैक्टर यानी कि 2 से अधिक फैक्टर हो गया। एक 1 हो गया और एक 4 हो गया एक और अदर भी हो गया। यानी कि जो 4 है वो मेरा क्या 4 मेरा कैसा नंबर है? 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर अगर 5 लें तो क्या 1 से और 5 से। यानी कि इस केस में प्राइम नंबर के केस में क्या होना चाहिए? अगर मेरा संख्या जो है वो 1 से कटे और अपने आप से कटे, वो मेरा क्या हो जाता है? प्राइम नंबर। उसके बाद और आगे देखिए तो मेरा क्या बन जाता है? कंपोजिट नंबर। तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या क्या होता है? कंपोजिट नंबर मतलब वह ऐसी संख्या जिसका क्या 2 से अधिक फैक्टर हो। यानी कि जितना भी 2 से अधिक फैक्टर वाली संख्या है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। देखिए मोर देन टू फैक्टर, यानी अगर मेरा 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए तो मेरा क्या बन जाता है? कंपोजिट नंबर। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या बन जाएगा मेरा? एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? सबसे पहले देखिए 1। अच्छा एक क्वेश्चन है आपसे, बेसिक क्वेश्चन है, क्या इज 1 प्राइम और कंपोजिट? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या ये संख्या 1 है वो क्या प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है? आप लोग बताइए तो। 1 जो संख्या है वो क्या प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है? अगर हम लोग 1 का फैक्टराइजेशन करें तो क्या 1। अब हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर के केस में क्या होता है, जिसका क्या 2 फैक्टर हो। यानी कि यहाँ पे क्या देखने को मिला है? सिर्फ 1 ही है। इसका क्या ओनली 1 फैक्टर है, तो 1 तो प्राइम नहीं होगा। और कंपोजिट के केस में क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर। यानी कि 1 जो नंबर है वो क्या 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यानी कि 1 जो संख्या है ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। देखिए तो इस केस में हम लोग को सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या मिलता है? अगर 3 लेंगे तो 3 का क्या 2 ही फैक्टर होगा 1 और 3। तो जो सबसे पूछेगा कि सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या होता है तो क्या बोलेंगे 4। यानी कि 1 2 4, यानी यहाँ पे क्या 2 से ज़्यादा फैक्टर है। यानी कि 4 मेरा क्या फर्स्ट कंपोजिट नंबर। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि जिसका भी क्या 2 से अधिक फैक्टर हो जाए तो मेरा क्या बन जाता है? कंपोजिट नंबर। अब आगे देखते हैं। आगे मेरा एक है रियल नंबर। आगे मेरा है रियल नंबर। तो देखिए ये रियल नंबर क्या होता है? देखिए रियल नंबर समझने से पहले आप लोग परिमेय और अपरिमेय समझ लीजिए, यानी कि रेशनल और इरेशनल। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। अब आप लोग बताइए परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है? मतलब वैसी संख्या जो क्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो और क्या क्यू नॉट इक्वल टू 0। वैसी संख्या वैसी संख्या जो क्या जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो और कंडीशन क्या है? मेरा जो क्यू है वो क्या नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
मतलब वैसी संख्या जो क्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो और क्यू 0 के इक्वल ना हो, वो मेरा क्या हो जाता है? परिमेय संख्या। अब इसका एग्ज़ाम्पल देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा? 3/4 ये क्या है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है और क्या है यहाँ पे क्यू जो है नीचे देखिए, ये मेरा पी हो गया और ये मेरा क्या हो गया? क्यू। यहाँ पे क्या है? क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी कि इस केस को सैटिस्फाई कर रहा है। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। और देखिए तो मेरा बताइए 6 है, ये क्या है? 6 जो नंबर है वो क्या? 6 जो नंबर है वो कौन-सा संख्या है? देखिए, सबसे पहले कंडीशन क्या चाहिए? पी अपन क्यू। इसको हम लोग 6/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? इसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिख दिया और क्या है यहाँ पे देखिए क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये मेरा क्या बन गया? रेशनल नंबर। यहाँ पर 0/2 ले लें, तो ये मेरा कैसा नंबर है? रेशनल नंबर होगा कि नहीं? तो बोलिएगा आप लोग कि यहाँ पे तो 0 है, यानी कि ये नेशनल नंबर नहीं होगा। नहीं, नेशनल नंबर का कंडीशन क्या कहता है कि क्यू जो है वो क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पी 0 हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा क्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये भी मेरा कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर। इसी जगह पर अगर 2/0 रहता तो ये मेरा कैसा नंबर है? रेशनल नंबर नहीं होता। तो आई होप रेशनल नंबर आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला जो नंबर है तो मेरा क्या है? इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। इसका डिफिनीशन क्या कहता है? मतलब वैसी वैसी संख्या जो क्या? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, फॉर्म में ना हो। मतलब वैसी संख्या जो क्या पी अपन क्यू के फॉर्म में ना हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। देखिए इसका एग्जांपल देखिए हम लोग क्या रूट टू रूट टू को हम लोग पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं ना लिख सकते। मतलब कि ये मेरा क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर, यानी कि रूट वाले जितना भी संख्या है सिवाय परफेक्ट स्क्वायर के, वो मेरा क्या बन जाता है? इरेशनल नंबर। तो आई होप ये रेशनल और इरेशनल का मामला आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए इसी में आगे मेरा बन जाता है रियल नंबर। तो देखिए ये रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मिश्रण को क्या कहेंगे हम लोग? इरेशनल नंबर, यानी कि रियल नंबर क्या हो जाएगा? मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हो जाए उसमें, तो ये मेरा क्या बन जाता है? रियल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आर टेकन टू एज, मतलब जितना भी रेशनल और इरेशनल है उसको क्या हम लोग लेते हैं, तो वो मेरा क्या बन जाता है? रियल नंबर। या फिर रेशनल लीजिए या फिर इरेशनल लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, ये मेरा क्या हो गया? देखिए 3 जो नंबर है वो क्या? एक रेशनल नंबर है और रूट 2 क्या है मेरा? इरेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आ जाए तो मेरा क्या बन जाता है? रियल नंबर। तो रियल नंबर आप लोग को क्लियर हो गया। रियल नंबर क्लियर है। उसके बाद आगे देखिए, आगे मेरा क्या हो जाता है? देखिए एक नोट पॉइंट लिखवाते हैं आप लोग को, एक नोट पॉइंट। अगर हम लोग रैशनल में इरेशनल को ऐड करेंगे तो क्या होगा? यानी कि अगर हम लोग मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं 2 + √3, यानी कि अगर हम रेशनल में इरेशनल को ऐड करेंगे तो क्या होगा मेरा? इरेशनल, यानी कि इरेशनल। अगर हम लोग रेशनल में इरेशनल को ऐड करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? इरेशनल। उसी प्रकार से अगर हम लोग रेशनल नंबर में इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी क्या मिलेगा मेरा? एक इरेशनल नंबर,
ये भी क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल देखिए, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 माइनस रूट थ्री। ये भी क्या मेरा एक इरेशनल नंबर। अब आगे देखिए, अगर हम लोग रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करें, वो भी क्या हो जाता है मेरा एक इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम 2 में रूट थ्री से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाता है? 2√3। अब हम लोग जानते हैं कि 2√3 वो कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ऐसा नंबर है इरेशनल, यानी कि इस केस में क्या, अगर हम रेशनल में इरेशनल जोड़ेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? इरेशनल। अगर हम रेशनल में इरेशनल को घटाएंगे तभी मेरा क्या बनेगा? इरेशनल। अगर हम रेशनल में इरेशनल से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तभी मेरा क्या बनेगा? इरेशनल। ये बात को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये नोट पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले देखते हैं ये एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब होता है वो क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अपोजिट हो जाता है। एचसीएफ कहने का मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल ले रहे हैं इसको समझने के लिए। 12 और ये क्या? ये देखिए, इसका सबसे पहले आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, यानी कि इसका क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से 6, क्या मिल गया? 2 के पावर 2 इंटू थ्री। 2 इंटू 2 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? यानी कि 2 इंटू थ्री। देखिए, ये एचसीएफ क्या कहता है कि क्या लिस्ट कॉमन फैक्टर का क्या? लिस्ट पावर, यानी कि जो दोनों नंबर में से कॉमन होगा उसका क्या? लिस्ट पावर, मतलब कम पावर। तो देखिए, यहाँ पे दोनों नंबर का 2 का लोएस्ट पावर क्या है? 2 का लोएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है। देखिए, तो 2 का लोएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो अगर हम लोग एचसीएफ निकालें किसका? 12 और 6 का, 12 और 6 का एचसीएफ निकालें तो क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर का क्या? लिस्ट पावर, यानी कि 2 का कम पावर क्या है? 2 इंटू 3 का लिस्ट पावर क्या है? मतलब 1 है। एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा? 6। उसी प्रकार से हम लोग अगर एलसीएम देखें, तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर। और देखिए, इसी दोनों नंबर में हम लोग यहाँ पे अगर एलसीएम निकाल दें तो क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर का क्या? हाईएस्ट पावर। इसमें देखिए अपोजिट हो जाता है, जो हाईएस्ट है उसमें क्या करते हैं हम लोग? लोएस्ट पावर लेते हैं, और जो लोएस्ट है उसमें हाईएस्ट पावर। एलसीएम में क्या करेंगे हम लोग? कॉमन फैक्टर का क्या है? हाईएस्ट पावर। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 के पावर 2 इंटू 3 का हाईएस्ट पावर 3 के पावर 1, यानी कि 2 का पावर 4 क्या हो गया? 4 इंटू 3, यानी कि 12 मेरा क्या हो गया है? एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम का मामला क्लियर है। चलिए, हम लोगों ने थ्योरी को क्या किया? थोड़ा सा रिकैप कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? आज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। अब आप लोगों को क्या क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूट 81 निम्न में से कौन है? यानी कि रूट 81 क्या है? भिन्न है, या फिर एक परिमेय संख्या है, या फिर अपरिमेय, या फिर पूर्णांक है। तो देखिए, रूट 81 को हम लोग, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 9, यानी कि इसको क्या 9 इंटू 9 लिख सकते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग रूट अंडर 9 के स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 दो बार है तो 9 का स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो मेरा क्या है? रूट 81 का मान कितना आ गया? 9 आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो 9 जो संख्या है वो कैसा नंबर है? 9 जो संख्या है वो कैसा नंबर है? परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
प्रत्येक सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? यानी कि सबसे पहले देखिए सम संख्या क्या होता है? सम संख्या क्या होता है? मतलब वैसी संख्या जो क्या 2 से पूरा-पूरा विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। तो देखिए, क्या करें प्रत्येक सम संख्या यानी जितना भी सम संख्या है, उसका अगर जो हम लोग वर्ग वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर करें तो मेरा क्या बन हो जाता है? मान लीजिए मैं 3 ले अगर हम लोग सम संख्या यानी कि अगर हम 4 ले लें और इसका वर्ग करना चले तो मेरा क्या हो जाता है 4 का स्क्वायर 16। ये भी एक ऐसा नंबर है एक सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अगर हम लोग 8 का स्क्वायर करें तो ये भी क्या 64 यानी कि किसी भी सम संख्या नंबर लें और उसका स्क्वायर करें तो वो भी मेरा क्या बन जाता है सम संख्या। यानी कि सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब किसी भी सम संख्या का स्क्वायर करने चले तो वो भी मेरा क्या बन जाएगा सम संख्या। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन शून्य क्या है? मतलब जीरो जो नंबर है वो क्या है? धनात्मक संख्या है या फिर ऋणात्मक संख्या है या फिर दोनों है या फिर ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक। तो हम लोगों ने उस समय बताया कि जीरो जो संख्या है वो क्या ना तो प्राइम है ना तो धनात्मक है और ना ही कंपोजिट और ना ही क्या है ऋणात्मक। इस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन क्या करें कि जीरो क्या है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है धनात्मक है, प्राइम है नहीं। सेकंड क्या है मेरा ऋणात्मक ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या कर रहे हैं ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल दो लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होगा? यानी कि अगर हम लोग टू कॉन्जिक्यूटिव क्या इवन नंबर लें यानी दो लगातार सम संख्या लें तो मेरा क्या उसका अंतर यानी कि डिफरेंस क्या होगा? देखिए अगर हम लोग दो लगातार संख्या लें मान लीजिए पहला लगातार संख्या 2 ले लिए यानी कि पहला संख्या सम संख्या 2 ले लिए तो अगला संख्या क्या हो जाएगा मेरा 3 मेरा क्या है विषम अगला संख्या मेरा क्या हो जाएगा 4 यानी कि 2 और 4 क्या है लगातार सम संख्या है। अब इसका पूछ रहा है डिफरेंस यानी कि इसका अंतर क्या होगा? अगर हम लोग 4 में से 2 घटा दें तो कितना बचा 2। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग मान लीजिए 8 और 10 ये मेरा क्या है दो लगातार सम संख्या। अगर इसका डिफरेंस निकालें यानी कि 10 माइनस 8 इसमें भी 2 आ रहा है। यानी कि हम किसी भी नंबर का किसी भी सम संख्या का अगर हम लोग दो लगातार सम संख्याओं का अंतर करें मेरा डिफरेंस क्या बन जाता है 2। यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब आगे देखिए दो लगातार विषम संख्या पूछ रहा है इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सम संख्या पूछा और अगला क्वेश्चन में क्या है विषम संख्या। तो देखिए पहला नंबर हम लोग मान लेते हैं 1 और दूसरा मान लेते हैं 3। ये दोनों क्या है एक विषम संख्या ये दोनों 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। अगर इसका हम लोग डिफरेंस निकालें यानी कि 3 माइनस 1 ये भी 2 आ रहा है। अच्छा एक और नंबर लेते हैं हम लोग एक और नंबर क्या ले लें और नंबर ले लेते हैं हम क्या 5 और 7। इसका हम लोग अगर डिफरेंस निकालना चाहें 7 माइनस 5 यानी कि 2 यानी कि यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 यानी कि अगर जो हम इस केस में दो लगातार विषम संख्या का क्या करें अंतर निकालें तो वो भी मेरा क्या बन जाता है 2 यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाता है करेक्ट। यानी कि अगर हम लोग दो लगातार सम संख्या का क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे तभी 2 आएगा और दो लगातार विषम संख्या का डिफरेंस निकालें तभी 2 आएगा। आई होप आप लोग को ये बात क्लियर हो गया होगा। अब अगला सवाल देखिए निम्न में से अभाज्य संख्या क्या है? यानी कि इस क्वेश्चन में से कह रहा है कि अभाज्य संख्या क्या है? तो देखिए सबसे पहले देखिए सबसे पहले क्या है मेरा 4/9 इसको हम लोग अब अभाज्य संख्या क्या होता है इसका क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। 4 को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या 1 इंटू 2 इंटू 4 और 9 को करें तो क्या 1 इंटू 3 इंटू
ये मेरा हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या, इसमें 3 फैक्टर है। अब अगला ऑप्शन देखें हम, सेकंड ऑप्शन मेरा क्या है, रूट अंडर 4/9। अब इसका फैक्टराइजेशन करिए। देखिए, इसको हम लोग रूट अंडर 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, 2/3। अब अगर हम 2/3 का फैक्टर निकालें तो मेरा क्या, एक 1 और एक 2, और यहाँ पे क्या है, एक 1 और एक 3। अब हम लोग जानते हैं कि क्या, अभाज्य संख्या में 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो मेरा गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी निकालते हैं हम लोग, 4/2 सिंप्लीफाई करें तो 2, यानी कि 2 का क्या, 1 और 2। ये भी मेरा क्या हो गया है, अभाज्य संख्या नहीं है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी मेरा भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ओनली ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 4/9 ये मेरा क्या है, अभाज्य संख्या। इसका क्या है, मोर देन 2 फैक्टर है। समझ गए आप लोग। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से परिमेय संख्या कौन है। यानी कि इस ऑप्शन में से परिमेय संख्या कौन है। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, मतलब वैसी संख्या जो क्या P/Q के फॉर्म में हो। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, उसको देखिए, 2/1/4 है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या, 4 दूना 8, यानी कि 9/4। इसको हम लोग 3/2 का स्क्वायर लिख लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 3/2। अब हम लोग जानते हैं कि क्या, 3/2 क्या है, मेरा एक परिमेय संख्या। और ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या कर रहा है, √2। अब हम लोग जानते हैं कि क्या, √2 को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि ये तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 4/1/2, यानी कि यहाँ पे क्या, √9/2। अब √9/2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, √3 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि ये हो गया। यानी इसको हम क्या, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्योंकि क्या, इसका हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या 3/2 आ रहा है, और हम लोग जानते हैं कि क्या 3/2 मेरा क्या हो जाता है, परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। यानी कि इस क्वेश्चन में से परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले √4 को हम लोग क्या, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि इस क्वेश्चन का √4 का मान क्या हो गया, 2 हो गया। अब √3 जानते हैं हम लोग कि क्या है, अपरिमेय संख्या, ये तो रॉन्ग हो गया। 2 + √3, यहाँ पे देखिए, अब पिछले हम लोग नोट पॉइंट में बताए थे कि क्या, अगर हम लोग परिमेय में अपरिमेय जोड़े तो मेरा क्या बन जाता है, अपरिमेय। यानी कि ये भी ऑप्शन गलत और ये भी ऑप्शन गलत, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को क्लियर होगा इस क्वेश्चन। अगला सवाल, भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। यानी कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या है। सबसे पहले क्या, भागफल तो 16 दे दिया, भागफल मेरा 16 दे दिया, और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्या, जो भागफल का भाजक जो है वो भागफल का क्या है, 25 गुना। यानी कि जो भाजक है, भाजक जो है वो क्या, भागफल का कितना है, भाजक जो है वो क्या, भागफल का 25 गुना। यानी भाजक जो है वो क्या, 25 गुना भागफल। ये क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है। तो यहाँ से देखिए हम लोग, भागफल मेरे गिवन है कितना, 16। अब मल्टीप्लाई करिए, 25 में 16 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बन जाएगा मेरा, 400। अब आगे देखिए, तथा शेषफल का 5 गुना है। यानी कि जो शेषफल है उसका क्या, जो शेषफल है, क्या मिलेगा, 5 1/5 इंटू भाजक। यानी कि भाजक का क्या, 1/5 टाइम क्या है मेरा, शेषफल है। अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने भाजक को फाइंड कर लिया, यानी कि
1/5 इंटू में 400, यानी कि ये मेरा शेषफल भी निकल गया 80। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि भाज्य क्या होगा? हमसे पूछ क्या रहा है कि भाज्य क्या होगा? तो देखिए, हम जानते हैं, यहाँ पे हम लोग बताते हैं, देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? तो भाज्य होता है वो क्या होता है? भाज्य जो क्या होता है? भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी कि जो डिविडेंड होता है वो क्या है? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। हम यहाँ से क्या निकालना है? हम लोग को भाज्य निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से क्या निकालना है? भाज्य। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य कितना है? 800 मल्टीप्लाई भागफल कितना निकला? भागफल क्या दिया है? 16 है। शेषफल क्या निकल गया? 80। यहाँ से मल्टीप्लाई करिए। अगर हम लोग कितना 400 में 16 से मल्टीप्लाई करें और 80 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा? कितना आ गया? 6480, यानी कि यहाँ से मेरा जो भाज्य है वो क्या आ गया? जो भाज्य है वो क्या आ गया मेरा? 6480, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या कह रहा था? जो भाजक है वो क्या? भागफल का 25 गुना, और क्या? तथा शेषफल का 5 गुना। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा? यानी कि इस क्वेश्चन में देखिए, मैंने को भागफल दे दिया और भाजक में रिलेशन बता दिया कि क्या 25 इंटू भागफल है। यहाँ से मेरा क्या भाजक भी निकल गया। और देखिए, यहाँ कह रहा है कि क्या शेषफल का 5 गुना, यानी कि जो भाजक है वो क्या शेषफल का 5 गुना है। यहाँ से भाजक भी निकल गया। अब हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि क्या भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ से मेरा क्या मिल गया? भाजक, भाज्य मिल गया। अब अगला क्वेश्चन पर ये क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि ए का क्यूब मतलब इतना का मान दे दिया 325, तो हमसे पूछ रहा है कि क्या इतना का मान क्या होगा? तो देखिए, हमसे क्या पूछ रहा है? 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब 20 का क्यूब का मान क्या होगा? और हमसे क्वेश्चन में बता दिया कि क्या उसका मान क्या है। हमसे क्वेश्चन में बता दिया कि इसका मान क्या है। तो देखिए, इसको हम लोग ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का क्यूब। ऐसे करते करते क्या 10 इंटू 2 का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। 2 का क्यूब इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। देखिए, ये लोग हम क्या क्यों कर रहे हैं आप लोग समझिएगा। यहाँ पे क्या 10 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, ये हो गया। अब देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सब में से क्या करेंगे? 2 का क्यूब को कॉमन ले लेते हैं। 2 का क्यूब सब में है, इसको कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस कहाँ तक बचा? 10 का क्यूब। समझ में आया? देखिए, यहाँ से सब में से हम लोग क्या 2 का क्यूब कॉमन ले लिए तो मेरे पास क्या ये टर्म बच गया, यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन था वो टर्म बच गया। अगर हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास क्या बचेगा? 2 का क्यूब इंटू इसका मान क्या है? इतने का मान है 325, और 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में 325 से गुना करिएगा, मेरा क्या आ जाएगा? यानी कि 24,200 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें, यदि 17 का पावर 200 को 18 से भाग देने पर तो शेषफल क्या होगा? यानी कि इसको हम लोग 18 से भाग दे दें तो मेरा शेषफल क्या होगा? तो देखिए 17 200 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 18 माइनस 1 के पावर 200 को 18 से भाग देने पर मेरे पास क्या बचेगा? भाग देने पर इतना से भाग देने पर मेरे पास क्या बचेगा? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 के पावर 200। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि क्या -1 के पावर 200 प्लस 18 का गुणज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 का जो गुणज है, यानी कि अगर हम 18 से भाग करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू 1 है, यानी कि जो अभीष्ट संख्या है अभीष्ट संख्या का मान क्या मिल गया मेरे पास? अभीष्ट संख्या का मान क्या मिल गया? 1। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आप लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 101 प्लस 102 200 तक चले तो मेरा इसका योग क्या होगा? तो देखिए ये कहाँ से चला? कहाँ तक? 200 तक चला। ठीक है, कहाँ तक चला? 200 तक चला ये। उसके बाद देखिए अगर इसमें से हम लोग क्या माइनस कर दें 1 प्लस 100 तक, अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, अगर हम लोग इसमें से 100 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास क्या बचेगा? एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था क्या? माइनस 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन यह फार्मूला हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ लिया था। इसको हम लोग सॉल्व करने चले तो क्या बनेगा मेरा? देखिए 100 से टाइम, ये कितना टाइम? 50 टाइम। तो यहाँ से क्या बन गया? 100 इंटू 201 माइनस 50 इंटू 101, कितना बन गया? 50 इंटू 101। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। 100 इंटू 201 यानी कि 201 में हम लोग क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बन जाएगा? 21। 201 पर क्या? डबल जीरो। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? क्या 50 में 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 101 में 50 50 आ गया। अब देखिए इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या होगा? इस दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा यानी कि 1550, हाँ सॉरी 1550, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों को जो 9 तथा 6 से दोनों से विभाजित हो, उनका कुल संख्या क्या है? यानी कि 100 से क्या 200 के बीच में क्या पूर्ण संख्या, यानी कि जो इंटीजर है, जो क्या 9 से भी कटे और 6 से भी कटे, उनका क्या कुल संख्या, मतलब कि उनका कुल संख्या क्या है? देखिए ये हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए 9 तथा 100 का औसत, यानी कि एलसीएम निकालेंगे 18। और अगर हम लोग 9 और 6 का एलसीएम निकालें तो क्या मिल गया मेरा?
18 मिल गया, ठीक है? तो हमसे क्या पूछना है? 100 तथा 200 के बीच 100 तथा 200 के बीच अभीष्ट संख्या क्या होगा? जो संख्या है वो क्या होगा? 100 और 200 के बीच क्या पूछ रहा है मेरा? जो संख्या है वो क्या होगा? देखिए, अगर हम लोग 200 में 100 घटा के 18 से डिवाइड कर दें, यानी कि कितना बचेगा? 100 अपॉन 18। इसको हम लोग डिवाइड करें तो मेरा क्या बन जाएगा? 5.5। इसको अगर काटें तो क्या बन जाएगा? 5.5। देखिए, अब ऑप्शन में क्या दिख रहा है? 5, 7, 6 और 8 और यहाँ पे क्या मिला? 5.5। अब हम लोग 5.5 को एप्रॉक्स 5 बोल सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, 100 से विभक्त होने वाली 200 तक कुल कितनी संख्या है? यानी कि 100 से विभाजित होने वाली 200 तक कुल इसका कितना संख्या होगा? अगर हम लोग 100 से क्या कर रहा है क्वेश्चन? 100 से विभाजित होने वाली 200, यानी कि क्या 100 से 200 को अगर हम लोग 100 से 200 को भाग देने पर मेरे पास क्या बच रहा है? यानी कि अगर हम लोग 6 में 200 से डिवाइड करें, यानी कि 4 के 18, क्या बच रहा है? 33 बच रहा है भाग। उसके बाद देखिए, और देखिए 6 से विभक्त होने वाली, यानी कि 6 से विभाजित होने वाली कुल संख्या भी क्या हो जाएगा? 100 से विभाजित होने वाली कुल संख्या क्या हो जाएगा मेरा? कुल संख्या का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा? 33 हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन है मेरा ए मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि पहला क्या? 20 विषम संख्या क्या होता है? जो क्या 2 से विभाजित ना हो, तो उसका योग क्या होगा? उसका योग क्या होगा? तो देखिए, प्रथम प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा मेरा? यानी कि n का स्क्वायर निकालना है। प्रथम 20 क्या विषम संख्या, तो क्या n का स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे से क्या पूछ रहा है? पहला 20, यानी कि अगर हम लोग 20 का स्क्वायर कर दें तो मेरे पास क्या बन जाता है? 400। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। हमसे पूछ रहा था क्या? तो प्रथम 20 विषम संख्या का योग क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि क्या प्रथम 20 योग संख्या निकालना है, तुमको क्या n का स्क्वायर करना होगा। n का स्क्वायर करें तो मेरे पास क्या बन गया? 400। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि इसका स्क्वायर करें तो ये, तो हमको बताना है कि किसके बराबर होगा। यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर हम 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कहाँ तक करें? एक्स स्क्वायर तक करें, तो इसका वैल्यू क्या है? एक्स इंटू एक्स प्लस 1, 2x+1 अपॉन 6। तो ये किसके बराबर होगा? तो ये किसके बराबर होगा? तो देखिए, अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालना है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कहाँ तक? 10 के स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? तो हम लोगों ने इससे पहले वाले पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, एक फार्मूला था क्या?
10 इंटू 10+1 प्लस क्या मिला? देखिए, यहाँ पे देखिए ये बताया है कि क्या ये किसके बराबर है? एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन 2x+1/6। मेरा क्या कहाँ तक है? 10 तक है। यानी कि एक्स की जगह पर हम लोग 10 डालें, यानी कि 10 इंटू 10+1। यहाँ पे 2x है, यानी कि 2 इंटू 10 यानी कि 20+1/6। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा ये? अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा? यानी कि अगर इसको हम लोग काटेंगे तो मेरा क्या 385, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि इसका एक्स स्क्वायर का मान ये है, तो ये किसके बराबर होगा? इसका या क्या एक्स का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, तो मेरा क्या यहाँ पे मान निकल गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1 - 1/2। कहाँ तक गया? 1 - 1/n का मान क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1 - 1/2, 1 - 1/3 और क्या 1 - 1/4। कहाँ तक गया है? 1 - 1/n। हमसे पूछ रहा है कि क्या इसका मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या 2 - 1 यानी कि 1/2 इंटू यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो क्या 3 - 1 यानी कि 2/3। यहाँ क्या 3/4। यहाँ पे क्या मिलेगा? n - 1/n। क्या मिलेगा? n - 1/n। इसका मान क्या हो जाएगा? एन से एन कट गया, यानी कि 1/n मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15,886 का वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा? यानी कि अगर हम लोग 15,886 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर निकालें तो क्या इसका इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए अगर हम लोग 15,876 को वर्गमूल निकालें तो क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल 126 होता है सर। यानी कि 15,886 का वर्गमूल क्या मिल गया मेरा? 126 मिल गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या इसका इकाई अंक क्या होगा? यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है मेरा? यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गुणनफल कितना का इकाई का अंक क्या होगा? यानी कि 53 का पावर कितना है मेरे पास? 167। इसका क्या इकाई अंक क्या होगा? यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो क्या है इसको हम लोग 53 इंटू 167 है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 इंटू यानी कि इसको क्या इस फॉर्म में हम लोग क्या कर दिए? लिख दिए। ये 53 का पावर 167 है, इसको ब्रेक कर दिए 3 का पावर 4 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और प्लस 41 को क्या कर दिए हम लोग 3 से ऐड कर दिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से 3 का क्यूब में इकाई अंक क्या है मेरा? इस क्वेश्चन में 3 का क्यूब का इकाई अंक क्या है मेरा? 3। यानी कि इस क्वेश्चन का इकाई अंक हमसे पूछ रहा था, यानी कि इकाई अंक क्या है मेरा? 3 का क्यूब। अगर हम लोग 3 का क्यूब करें तो मेरे पास क्या बन जाता है? 27। और देखिए 27 में इकाई अंक क्या है यहाँ पे? इकाई अंक है 7, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा? 7।
यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ये आज का अंतिम सवाल है, ले देखिए। 264 के पावर 102 प्लस इतना का इकाई अंक। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करेंगे हम लोग। क्या है? 264 का पावर कितना है? 102 प्लस हमसे पूछ क्या रहा है? इसका इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए इसको भी क्या करेंगे हम लोग? 4 के पावर 102 लिख देंगे। और ये क्या? 4 के पावर 103। इसको भी ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख दिए हम लोग। उसके बाद देखिए, इसको और ब्रेक करिए, पावर को और ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 102 को हम लोग 25 गुना 4 प्लस 2 बोल सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 103 है, तो क्या? 25 इंटू 4 प्लस 3, इसको ये बोल दिए। उसके बाद देखिए, यहाँ से क्या हो गया मेरा? लास्ट डिजिट क्या है? 2। यहाँ से क्या है? 3। यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। अब हम लोग जानते हैं कि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 4 का क्यूब कितना होता है? 64। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 80। और हम लोग जानते हैं कि क्या, हमसे पूछ क्या रहा है? इकाई अंक क्या होगा? यानी कि यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है मेरा? 0। यानी कि इकाई अंक कितना मिला? 0। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो देखिए आज हम लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने कुल मिला के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या किया? प्रैक्टिस कर लिया। यानी कि नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो मेरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।